चलिए स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए रीना। अ चार्ज, Yes, sir. A charge Q a charge Q is placed at the center of a cube. What is the electric flux coming out of any one surface? चार्ज क्यू माइक्रो कूलम्ब Sir, जो है वो सेंटर पे प्लेस है, किसी एक सरफेस से आने वाला कितना होगा बताइए। sir, Q by 6 epsilon naught. एग्जैक्टली, आंसर इज क्यू बाई सिक्स एप्साइलन नॉट। ठीक ना, क्यू बाई सिक्स एप्साइलन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। What is characteristic property of diamagnetic material? ओके, डायमैग्नेटिक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बताइए। आंसर, Diamagnetic substances. These are the substances in which feeble magnetism is produced in a direction opposite to the applied magnetic field. These substances are repelled by a strong magnet. These substances have small negative values of magnetism m vector and susceptibility chi and positive low value of relative permeability mu r. That is, 1 is smaller than or equal to chi and chi is smaller than equal to 0. 0 and mu is smaller than 0 ओके, and mu r is also smaller than 1. यस, म्यू आर इज बिटवीन 0 to 1, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक मेटल की 0 to 1 हुआ करती है। ओके, और जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में हुआ करती है। ओके, बट जीरो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेस और 1, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 1 से बड़ी और 0 से कम, 1 से बड़ी भी है और 0 से कम एक ही टाइम पे, ये उल्टा लिख दिया बेटा यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है ना, ये गलत है। तो म्यू आर इज, अच्छा ओके ओके, ये 1 से 0, हाँ गलत है ये। और काई इज़ पॉजिटिव और लो वैल्यू, तो यहाँ पे बेटा इसको काई की वैल्यू जो है आप 0 से लेके 1 के बीच में कर लो, अब सही हो जाएगा। यस, चलिए पढ़ो। द एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। The examples of diamagnetic substances are bismuth, antimony, copper, lead, water, nitrogen at STP, and sodium chloride. ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें एक दो याद कर लेना, जैसे बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बेटा, सर ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी मतलब एक तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ओके ओके सर। ओके, उसको अपन काई से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो ससेप्टिबिलिटी हाई होगी, मतलब वो इजीली फ्लक्स को अंदर से जाने देगा, ससेप्टिबिलिटी। ओके, और अगर ससेप्टिबिलिटी लो होगी तो फ्लक्स को ईजिली कन्वे नहीं करेगा। अभी आएगा ससेप्टिबिलिटी, और ज़्यादा क्लियर कर देंगे डेरिवेशंस में। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पढ़ो रीना। Which part of electromagnetic spectrum is used in satellite communication? सेटेलाइट Sir, radio कम्युनिकेशन waves. में कौन सा पार्ट यूज़ होता है? एग्जैक्टली, रेडियो वेव्स, है ना। वेवलेंथ लेस देन 10 मीटर एंड फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 3 मेगाहर्ट्ज इज़ यूज्ड एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन या शॉर्ट वेव, शॉर्ट रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic sphere is placed in a uniform electric field as shown in the figure. Which path is followed by the electric lines and why? बताइए कौन सा पाथ फॉलो होगा? ए बी सी डी। सर सर A और D में confusion है सर। ये बात तो सही है कि ए और डी जाएगा, बट अब एक चीज़ देख ले बेटा, क्या ये वाला पाथ परपेंडिकुलर है ये वाला कि नहीं है? सर ये वाला नहीं है, तो कौन सा है परपेंडिकुलर? ये वाला है। ओके सर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? D part में। डी। आंसर पढ़ो। Yes sir. Part D is followed by electric field line. Reason: there are no electric field lines within a metallic sphere and field lines are normal at each point of the surface. डन। Done sir. चलिए सर नेक्स्ट। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटा, इसमें जो फील्ड लाइंस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुआ करता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हैं हमेशा सरफेस के नॉर्मल निकलती हैं। तो देखो यहाँ पे जो फील्ड है परपेंडिकुलर निकल रहा है, इस जगह पे ऐसे आ रहा है बाहर, फिर ऐसे जाके ऐसे मुड़ गया है।
तो फील्ड लाइंस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बाकी के केस में फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। समझ में आया? यस सर, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अरीना। Why does the sky appear blue? ओके, स्काई अपियर ब्लू क्यों? पढ़ो आंसर। Yes, sir. The light is scattered by air molecules. According to Lord Rayleigh, the intensity of scattered light I is inversely proportional to lambda to the power 4. As lambda of blue is smaller than lambda of red, accordingly, blue color is scattered the most and red the least. So, sky appears blue. एग्जैक्टली ठीक है बच्चों, ये ब्लास्टर 6 सीरीज़ का पेपर चल रहा है और ये फॉरेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़िए। Name an experiment which shows wave nature of electrons. Which phenomena was observed in this experiment using an electron beam? बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने वेव नेचर शो किया था इलेक्ट्रॉन का? आंसर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। नहीं बेटा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। और इसमें से कौन सा फिनोमेना देखी गई थी? इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन देखा गया था। पढ़िए अरीना। Davison German experiment shows wave nature of electrons. The phenomena of diffraction of electron was observed in this experiment to produce magnetic field upward. The phenomenon of diffraction of electron beams was observed in the experiment to produce magnetic field upward. The phenomenon of diffraction of electron beam was observed in experiment to produce मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड नहीं बच्चों, ओनली ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये सब काट दो, कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात थी नहीं। क्या कुछ? ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटा। Two loops of different shapes are moved in a region of uniform magnetic field in the directions marked by the arrows, as shown in the figure. What is the direction of the induced current in each loop? ओके, आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ईच लूप क्या होगा। ओके देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास में अब इससे आप जा रहे हो बाहर, तो मतलब इससे जाने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी हो रही है। बोलो यस और नो। सर एक बार फिर से बेटा सर, इसका जो अपोज करेगा ना सर, इंड्यूस्ड करंट वो तो अपोज करेगा। पहले देखो तो नेचर तो देखो बेटा। इस वाले में आप मैग्नेटिक फील्ड के, इस लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो। बोलो यस और नो। यस सर। तो मतलब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ से ये राइट लेफ्ट टू राइट आ रहा, मतलब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो। और इस वाले लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहे हो। एग्री? एग्री सर। ओके देखो, अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ोतरी हो रही है। इनवर्ड मतलब अपना अंगूठा रखो बच्चों, अंगूठा इनवर्ड करो अपना सामने की तरफ। हाँ, तो देखो इनवर्ड में बढ़ोतरी हो रही है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या चाहेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज ना हो। तो इनवर्ड के हिसाब से अपनी जो करंट बन रही थी वो कैसी बन रही थी? अपनी जो करंट बन रही है इनवर्ड के हिसाब से अंदर की तरफ जो जाने पर करंट बन रही है अपने पास, कैसी बन रही है? क्लॉकवाइज। बोलो यस। यस सर। बट ये फील्ड नहीं बढ़ने देना चाहेगा, तो कैसी करंट जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट में कैसी करंट होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर हुआ मानसी? चलो तो फर्स्ट युवराज डोर खोलो। चलो तो फर्स्ट में जो करंट होगी, देखो मानसी ये अंदर की तरफ आ रहा है लूप, अंदर की तरफ। जी तो सर, अंदर की तरफ लूप आ रहा है, तो जैसे ही अंदर की तरफ आएगा तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? ये सब बढ़ेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ना मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ेगा, तो जो अपना करंट है वो ऐसी सेटअप होगी कि ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का अपोज करे। मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली करंट सर्कुलेट हो जाएगी। बोलो यस। सर एक बार फिर से रिपीट। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यस सर। तो इंड्यूस करंट ऐसी जनरेट होगी जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे। यस सर। उल्टा उसके। हाँ या ना?
यस सर अब करेगा। एक काम करो, अपने अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को अपनी तरफ करो, जैसे सर बच्चे। दाएं मतलब राइट। राइट हैंड के अंगूठे को अपने आपने आँख की सामने करो, जी किया आँख सर। के सामने। ये आपको फील्ड प्रोड्यूस करवाना है बाहर की तरफ, अपोजिट फील्ड। तो आपकी उंगलियां किस तरफ मुड़ रही हैं बताइए, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही? सब बाहर की तरफ कराना फील्ड को। अंगूठा बाहर की तरफ, हाँ सामने की तरफ। तो सर आप, क्लॉकवाइज। हाँ क्या आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं? अंगूठा, अंगूठा आँख की तरफ, जैसे बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो उसकी जैसे अंगूठा रखेंगे तो। सर रखा है। हाँ, तो कौन सा, लेफ्ट हैंड का रख दिया क्या? तो सर राइट हैंड का। तो राइट हैंड का तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा अरे ये। भाई, आपका, आपकी उंगलियां जो है एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रही हैं। यस सर जा रही है। बस वही तो सॉरी डायरेक्शन है सर। करंट की, वही तो डायरेक्शन है यस करंट की, सर तो यस। करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो। यस आ सर। गया समझ में? यस सर आ गया। हाँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एरिना क्लियर हुआ आपको? तो इसमें पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। क्लियर? Yes, sir. हाँ। अब अगले वाले में देखो, ये जैसे बाहर निकलेगा तो फील्ड क्या हो रहा, कम हो रहा कि नहीं हो रहा है? यस Yes, sir. तो इंड्यूस करंट चाहेगी फील्ड का सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो कम हो रहा है, तो वो नहीं चाहेगी कि वो कम हो जाए, तो फील्ड का सपोर्ट करेगी। तो देखो, अब एक काम करो, अब अंगूठे को अंदर की तरफ करो, मतलब उल्टा, पिछले बार जैसा किया था उसका उल्टा। अब देखो उंगलियां कैसी जा रही हैं, क्लॉकवाइज जा रही कि नहीं जा रही हैं? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो इस बार कैसी करंट होगी? क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड केस में क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज जाएगी और सेकेंड केस में क्लॉकवाइज जाएगी। इसमें लिखा ही नहीं है, चलो खैर। हाँ पढ़ो बेटा, आंसर 7, द इंड्यूस करंट। The induced current always opposes the change in magnetic flux. Loop ABC is entering the magnetic flux, so magnetic flux linked with मैग्नेटिक loop फील्ड, tends लूप to एबीसी इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। magnetic field. So magnetic flux linked with loop tends to increase. So current induced in loop ABC is anti-clockwise to produce magnetic field upward to oppose the increase in flux. Loop DEFG is leaving the magnetic field. So flux linked with it tends to decrease. The induced current will be clockwise to produce magnetic field towards downward to oppose the decrease in magnetic flux. क्लियर? आ गया Yes, sir. समझ में? Clear. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। State Bohr's quantization condition for defining stationary orbits. ओके, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को लिखना है यहाँ पे। चलिए पढ़िए क्वांटम कंडीशन। Quantum condition. The stationary orbits are those in which angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi. That is, mvr is equal to n h by 2 pi, where n can be equal to 1, 2, 3, etc. Integer n is called the principal quantum number. The equation is called Bohr's quantum condition. एग्जैक्टली बच्चों, आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट है ये कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम इलेक्ट्रॉन के फिक्स ऑर्बिट का, वो उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मल्टीप्लाई h अपॉन 2 पाई हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। In standard AM broadcast, what mode of propagation is used for transmitting a signal? Why is this mode of propagation limited to frequencies up to a few megahertz? स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ब्रॉडकास्ट, सिलेबस से हट गया बच्चों। ये कह रहा कौन सा वेव ऑफ प्रोपोगेशन का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर स्काई वेव प्रोपोगेशन का। अबव अ फ्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्यू मेगा हर्ट्ज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट एंड एस्केप हो जाती है, इसलिए स्काई वेव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करते हैं। खैर कोई बात नहीं। अगला, राइट इन ट्रुथ टेबल फॉर द सिग्नल, तो भैया कौन सा है ये? यहाँ से निकलेगा a प्लस बी का बार निकलेगा और उसका होल बार कर देंगे तो ये a प्लस बी आ जाएगा, मतलब ये तो और गेट होगा। तो ये और गेट है, सिलेबस से हट गया बच्चों, ये ट्रुथ टेबल इसकी लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। डिफाइन। Define drift velocity. Write its relationship with relaxation time in terms of electric field applied to a conductor.
A potential difference V is applied to a conductor of length L. How is drift velocity affected when V is doubled and L is halved? ओके ओके, देखिए हमको ये रिलेशन यहाँ पे निकालना बेटा, वी डी इज इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ये वाला वी डी का रिलेशन हमको डिराइव करना है, और ई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल। चलिए हाँ पढ़िए एरिना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Drift velocity is defined as the average velocity with which the free electrons can get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field applied. It is given by Vd is equal to minus E upon m into tau. When m is equal to mass of electron, E is equal to charge of electron, capital E is equal to electric field applied, becomes 4 times. देखिए v So, बाई एल बोला गया था यहाँ पे, इक्वल्स टू v बाई एल। हाँ एरिना कुछ बोल रहे हो बेटा? no sir, कुछ नहीं बोले. ओके देखिए कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड को कह दिया गया है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी को डबल कर दिया, एल को हाफ कर दिया, नो प्रॉब्लम बेटा। देखो E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है V बाई एल। तो जब यहाँ पे आप E को हटा के V बाई एल करोगे और कह रहा है V को डबल कर दिया गया तो 2V हो गया, और L को हाफ कर दिया तो L बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों? Yes sir, हो तो जाएगा. आंसर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो कितने गुना हो जाएगी? 4 टाइम्स। यस और नो? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलिटी की डेफिनेशन पूछी गई होगी। चलिए पढ़िए, डिफाइन। Define ionic mobility. Write its relationship with relaxation time. How does one understand the temperature dependence of resistivity of a semiconductor? ओके चलिए पढ़िए, मोबिलिटी। Mobility of an ion is defined as the drift velocity per unit electric field, that is mu is equal to Vd by E is equal to E tau upon m. Its unit is meter square per volt second. When temperature increases, covalent bond of neighboring atoms break and charge carrier become free to cause conductive. So, resistivity of semiconductor decreases with rise of temperature. ओके व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, covalent bond of the neighboring atom breaks and charge carrier becomes free to cause conductive, so resistivity of the semiconductor decreases with the rise of temperature। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा करती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की कंडक्टिविटी घटती है, सॉरी मेटल्स की कंडक्टिविटी घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, मगर जो सेमीकंडक्टर हुआ करते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी घट जाती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जाते हैं, वो जो उसके फिक्स एटम हुआ करते हैं जा कर के उसको धक्का मारते हैं, फोड़ देते हैं, और फोड़ करके और सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया करते हैं। समझ गए? तो लिखा करता है कि and charge carrier atoms neighboring atom break and charge carriers become free to cause conductivity, ठीक ना। इसलिए रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? Yes, तो ये sir. क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से भी रिलेटेड है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए रीना। If both the number of protons and the number of neutrons are conserved in a nuclear reaction like this, in what way is mass converted into energy? Explain. चलिए, इन बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए 6 6 12 और 12 12 24, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 6 और 6 12 और 10 और 2 12 और 12 12 24 और 20 और 4 24। कह रहा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंजर्व हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो बताइए क्या तरीका होगा कि जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पढ़िए बेटा। इन फैक्ट In fact, the number of protons and number of neutrons are same before and after a nuclear reaction, but the binding energy of nuclei present before and after a nuclear reaction are different. This difference is called the mass effect.
This mass defect appears as energy of reaction. In this sense, a nuclear reaction is an example of mass energy interconversion. बिल्कुल सही, समझ में आ गया। कह रहा कि बाइंडिंग एनर्जी का पहले और बाद का डिफरेंस रहेगा, मतलब सिस्टम की पहले की बाइंडिंग एनर्जी मान लो यहाँ की कुछ अलग रहेगी, और बाद के जो न्यूक्लियस बन रहा उनकी बाइंडिंग एनर्जी अलग रहेगी, और तो जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा वो डेल्टा एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। ओके, एरिना क्लियर? Yes, sir. ओके, लिखा है ना, दिस मास डिफेक्ट अपीयर्स एज एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इन दिस सेंस न्यूक्लियर रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, ड्रॉ रे डायग्राम। Yes, sir. Draw a ray diagram to show the formation of image in a myopic eye. Show with the help of a ray diagram how this defect is corrected. चलिए तो रे डायग्राम दिखाना बेटा, इसमें आपको मायोपिक आई का वैसे सिलेबस से हट गया है। ओके, 10th क्लास में आपने बनाया होगा। ये अच्छी नॉर्मल आई में ख़राब आँख है, अगर आप इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी इमेज पहले बन जाती है, क्योंकि आई बॉल की आई बॉल जो हुआ करती है उसकी थिकनेस जो होती है मोटी हो जाया करती है, इसलिए जल्दी फोकस कर देती है, यहाँ पे बन जाती है। तो इसको पीछे बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेंस रख देते हैं जो इसको ड्रेस को डाइवर्स कर देता है, और डाइवर्स करने के बाद इमेज जो होती है रेटिना पे बनती है। तो 10th क्लास में आपने आई होप इसको बनाया होगा। चलो पढ़ो एरिना, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। Myopia or short-sightedness. Myopia is a defect of eye in which a person can see only nearby objects but fails to see the faraway objects distinctly. This defect is due to A. Decrease in focal length of the eye lens. B. Spreading of the eye sphere. Due to these reasons, the image is formed in front of the retina. स्प्रेडिंग ऑफ द आई स्फेयर के स्प्रेड होने के कारण ड्यू टू दिस रीजन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब कि आपके यहाँ पे रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगी। देखो जो लेंस होता है वो मोटा हो जाता है, ओके, स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, एन अल्फा। An alpha particle and a proton moving with the same speed enter the same magnetic field region at right angles to the direction of the field. Show the trajectories followed by the two particles in the region of the magnetic field. Find the ratio of the radii of the circular paths which the two particles may describe. ओके, दोनों की ट्रेजेक्ट्री आपको शो करना है भाई। तो ट्रेजेक्ट्री आर इक्वल टू होता है एम वी बाई क्यू बी। तो भैया देखो R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी हुआ करता है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अब बात रही M और Q की, तो एक पार्टिकल है अल्फ़ा और एक पार्टिकल है प्रोटॉन। तो M बाई क्यू आपको दोनों का निकालना पड़ेगा, जिसका ज़्यादा होता है उसकी ज़्यादा बड़ी रेडियस बनेगी। ये देखिए बेटा, रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो फील्ड की बनेगी वो बनेगी R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब बेटा हमने निकाला आर पी प्रोटॉन का और किसका, अल्फ़ा का। तो प्रोटॉन का चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ई होता है, और इसका कितना होता है बेटा, 4 गुना अल्फ़ा का, और 2 होता है। तो बेटा डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो 2 गुना है, तो अल्फ़ा ज़्यादा घूम करके आएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री 2 गुना बनेगी और इसकी सिंगल गुना बनेगी। बना लोगे बच्चों एक अप्रॉक्सीमेटेड सा डायग्राम? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एरिना डन? यस। Yes, sir, done. ओके ठीक है मानसी, आ गया ना समझ में? दोनों को डिवाइड करके आपके आर प्रोटॉन और आर अल्फा निकाला, आंसर कितना, 1/2। क्लियर? जी सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा फिजिक्स का पेपर सॉल्व लिखना ही पड़ेगा, लिख करके जरूर भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोलिए, 15 क्वेश्चन पढ़िए। State the principle of working of a potentiometer, define potential gradient and write its SI unit. हाँ, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है ना, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बताना है। चलिए पढ़िए 15th क्वेश्चन। युवराज, It is a device to measure the potential difference across a circuit element accurately. The circuit containing battery B1 is the main circuit and the circuit containing battery B2 is the secondary circuit for the working of the potentiometer.
EMF of battery B1 is greater than EMF of battery B2. When a steady current is passed through a potentiometer wire AB, there is a fall of potential along the wire from A to B. The fall of potential per unit length along the potentiometer wire is called the potential gradient. If L is length of wire AB and V is the potential difference across it, then potential gradient K is equal to V by L. The SI unit of potential gradient is volt per meter. हाँ, अगर एल लेंथ पर बेटा वी पोटेंशियल गिरता है तो यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल गिरेगा, वी अपॉन एल। यूनिट लेंथ पर गिरने वाले पोटेंशियल को ही हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों ये लिख लो अच्छे से, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम के ही बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। ई वोल्टेज का यहाँ पे दूसरा सेल लगा है, सेकेंडरी सर्किट। ये ड्राइवर बैटरी लगी हुई है, ऊपर वाले सर्किट को प्राइमरी सर्किट बोलते हैं बेटा। ओके, ये रिहोस्टेड है करंट कंट्रोल करने के लिए। ड्राइवर बैटरी यहाँ पे की और जॉकी, मेन जॉकी थी गैल्वेनोमीटर के साथ 3 पोजीशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डन, समझ में आ गया बच्चों, बोलो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए बेटा। Define the resolving power of a microscope. How is it affected when the wavelength of illuminating radiation is decreased and the diameter of the object lens is decreased? Justify your answer. चलिए बच्चों, सिलेबस से हटा दिया गया है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, हट गया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, जो यूनिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता था बच्चों, वो डी थीटा हुआ करता था। डी थीटा इक्वल टू 1/2 लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा। और रिजॉल्विंग पावर जो हुआ करता वो रेसिप्रोकल हुआ करता था किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट ऑफ रेजोल्यूशन के, मतलब n साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये उसके हुआ करता था। ठीक है ना। अब आप देखिए n साइन थीटा बाई लैम्डा, अगर आप लैम्डा को बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो व्हेन लैम्डा डिक्रीजेस देन रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस। और जब लैम्डा आपका कह रहा है साफ साफ यहाँ की कि जब आपका लैम्डा जो है डिक्रीज करेगा, वहाँ पे रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी, और अगर लैम्डा आपका इंक्रीज करेगा तो रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज करेगी। व्हेन डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिक्रीजेस, अगर आप डायमीटर को घटाते हैं देन थीटा विल बी डिक्रीजेस, सो रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज। अगर आपका डायमीटर कम होगा तो थीटा डिक्रीज होगा, जिससे कि रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। सो नाउ इस समय तो ये किसी यूज़ का है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, VVVIMP। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए एरिना। Two long coaxial solenoids of the same length but different radii and different number of turns are wound one over the other. Deduce the expression for the mutual inductance of this arrangement. ओके, तो इस अरेंजमेंट का हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं, पढ़िए बेटा। 17 म्यूचुअल इंडक्टेंस। Mutual inductance of two coaxial solenoids. Consider two long coaxial solenoid each of length L with number of turns N1 and N2 wound one over the other. Number of turns per unit length in order primary solenoid small n is equal to capital N1 by L. If I1 is the current flowing in the primary solenoid, the magnetic field produced within this solenoid B1 is equal to mu naught N1 I1 upon L. हाँ The बच्चों, flux देखो बेटा, अगर पहली करंट मैंने I1 दे दी, पहली वाली कॉइल में करंट मैंने I1 दे दी जिसकी रेडियस R1 है बेटा, तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड का क्या हुआ करता था, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन का होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा यहाँ पे अगर मान लो एल लेंथ की सॉलिनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो जो B1 जनरेट होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो हर फेरे से लिंक होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो कितना होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए हुआ करता है। फाई इक्वल टू, तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक किसके साथ, N2 फेरों के साथ, कितना होगा, फाई 2, और फाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 इंटू A2, B1 इंटू A2। सो द फ्लक्स लिंक विद द ईच टर्म ऑफ द इनर सोलेनॉइड कॉइल फाई 2 इक्वल टू B2 A2, वेयर A2 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द inner solenoid. So the total flux linkage with the inner coil N2. So the total flux linkage with the inner coil of N2. तो पहले अच्छा बाहर वाली बेटा अपने पास जो थी, बाहर वाली में N1 फेरे थे और अंदर वाली में N2 फेरे हैं। तो बाहर वाले में N1 था, इसमें I1 करंट गई जिसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया B1। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है दूसरी कॉइल, तो इस पे लगने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इक्वल टू होता है कितना, N2 इंटू फाई 2, फाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जो दूसरे से फ्लक्स जा रहा है दैट इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाई A2, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है BA कॉस थीटा, N2
B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई A2, तो क्या बन गया भाई, म्यू 1 N1 N2 अपॉन L इंटू A2 I1। यस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का बच्चों क्या होता है, φ21 इज इक्वल टू M इंटू I1। तो φ2 इज इक्वल टू M इंटू I1, तो φ2 अपॉन I1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, M। तो ये चल रहा है क्या, φ2 के नीचे I1 को पकड़ करके ले आओ, तो बाकी सब बन गया कितना, म्यू नॉट N1 N2 इंटू A2 अपॉन L। तो बच्चों ये अपने पास आ गया टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना, N1 N2 अपॉन L। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एक L का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, बेटा इस चीज़ को समझना, म्यू नॉट N1 L का मल्टीप्लाई कर दिया, N2 एक L का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने ईमानदारी से एक L का ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो एक L का आपने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई N1 N2, ओके, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, दो एल का मल्टीप्लाई नहीं किया, N1 अपॉन L को केवल स्मॉल N1 लिख लिया है, और A2 मतलब छोटी वाली रेडियस मतलब पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा। सो N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द आउटर सोलेनॉइड एंड R2 इज द रेडियस ऑफ द इनर सोलेनॉइड, देन M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर। बताओ भाई अरीना, समझ में आया कि कहीं पर दिक्कत है, कोई लाइन पूछनी है क्या? नहीं सर, नहीं पूछनी, आ गया समझ में। ओके मानसी, एक बार इस डेरिवेशन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये आगे समझ में। चलो, और एक बार EMI के मैंने नोट्स भेजे, वो कंप्लीट पढ़ लेना चैप्टर, उससे भी डन। सर मैंने पढ़ लिया आज ही पूरा। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ पढ़ो भाई अरीना। How are X-rays produced? Right, there are two important uses. चलिए EMI का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़िए। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, Production of X-rays. When high energetic electrons strike a metallic target of high atomic weight and high melting point, X-rays are produced. In production of X-rays, mechanical energy of electrons is converted into electromagnetic energy of X-rays. Uses: X-rays are used in medical diagnostics to detect fractures in bones, tuberculosis of lungs, presence of stone in gallbladder and kidney. They are used in engineering to check flaws in bridges. In physics, X-rays are used to study crystal structure. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन 19। Plot a graph comparing the variation of potential V and electric field E due to a point charge Q as a function of distance R from the point charge. तो आपको पता होगा बच्चों, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E का ग्राफ जो होता है वो आर स्क्वायर की फॉर्म में जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो V का ग्राफ जो होगा थोड़ा आराम से खिसल पट्टी से गिरेगा। तो ये V है और ये E है, बोलो पता है? Yes sir, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड Find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and the series combination of two identical capacitors so that energy stored in the two cases become the same. ओके, तो वोल्टेज का रेशियो निकालना है V1 और V2, जिससे कि दोनों की एनर्जी सेम रहे। चलिए जी, अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन का आंसर पढ़ो एरिना। The graph of variation of potential and electric field due to a point charge Q with distance R from the point charge is given in the figure. बना लो बच्चों, V या E का ग्राफ R के साथ। डन? Done sir. चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़िए। लेट्स सी। Let C be capacitance of each capacitor. In series arrangement, net capacitance Cs is equal to C by 2. In parallel arrangement, net capacitance Cp is equal to 2C. Energy stored, U is equal to half CV square. If Vs and Vp are potential differences applied across series and parallel arrangement, then given Us is equal to Up. Half Cs Vs square is equal to half Cp Vp square.
Vp upon Vs is equal to under root Cs upon Cp is equal to under root C by 2 upon 2C is equal to 1 by 2. बोलो बन जाएगा? Yes, sir. सर हाँ बेटा, सर यूएस इज इक्वल्स टू यूपी क्या है सर? बेटा क्वेश्चन में कह रखा है ना कि अगर दोनों की एनर्जी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी इन सीरीज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल, यूएस मतलब एनर्जी इन सीरीज इक्वल टू एनर्जी इन पैरेलल। तो सर हाफ सी एस वी स्क्वायर मतलब सर हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं बेटा, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का। तो एक बार C सीरीज की ले ली, एक बार C पैरेलल की ले ली, दोनों से हाफ हाफ कैंसिल और वोल्टेज का रेशियो निकाल लिया बेटा, Vp अपॉन जी Vs सर। करके अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा था। बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। चलिए, एरिना पढ़िए 20th क्वेश्चन। A parallel beam of monochromatic light of wavelength 500 nanometer falls normally on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is obtained on a screen 1 meter away. It is observed that the first minimum is at a distance of 2.5 millimeter from the center of the screen. Find A. The width of the slit. B. The distance of the second maximum from the center of the screen. C. The width of central maximum. चलिए भाई, काफ़ी चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है ना, विड्थ ऑफ द स्लिट उसी में आ जाता है। चलिए, तो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बेटा लिख लो। लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 500 नैनोमीटर, तो ये कर लिया। डी इक्वल टू दिया है 1 मीटर। चलिए, फर्स्ट डार्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। याद कीजिए, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। फर्स्ट डार्क के लिए एंगुलर विड्थ साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा, एन की जगह 1 रख दो, लैम्डा बाई ए। तो साइन थीटा 1 इतना छोटा होता है कि हम इसको थीटा 1 के अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। सो थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई ए। बच्चों नोट करो, साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए। क्लियर? Yes, sir. ओके, ये हो गई एंगुलर विड्थ। अब देखिए, ये जो एंगल बनता है, एंगल जो बनता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू होता है क्या अपने पास? आर्क अपॉन रेडियस। तो ऊपर की पोजीशन जो आती है y1 और ये बन जाता है d। तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा? इसकी जगह आ जाएगा y1 अपॉन डी। तो बेटा लैम्डा अपॉन ए इक्वल टू y1 अपॉन डी। बोलो हाँ। हाँ सर। लैम्डा अपॉन ए, यहाँ से थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए आ गया और ये y1 अपॉन डी आ गया। तो बेटा y1 की वैल्यू निकाल लो पुट करके। y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे ए क्या है बेटा अपने पास? ए क्या है? देखिए, ए होती है स्लिट की विड्थ, तो ए आ गया बेटा। y1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, देख लो y1 दिया हुआ। फर्स्ट डार्क जो है एट ए डिस्टेंस, फर्स्ट डार्क फर्स्ट मिनिमम जो बनता है 2.5 mm, तो y1 की वैल्यू 2.5 mm रख करके हमने विड्थ निकाल ली। बोलो क्लियर है बच्चों? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा ये तो फॉर्मूला होता है, मेन ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए। बोलो यस। यस सर। ये तो बेटा बिल्कुल रट लो एकदम, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए। एक्चुअली एन लैम्डा बाई होता है बेटा, ये मेन फॉर्मूला होता है। अब 1 के लिए अगर फर्स्ट आप ले रहे हो, फर्स्ट डार्क ले रहे हो, तो एन की जगह 1 रख दो, तो लैम्डा बाई ए बन गया। क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ से एंगुलर विड्थ, एंगल इक्वल टू होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। बोलो हाँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर यस सर। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या बनेगा बेटा? y1 और बेस कितना बनेगा? d। बोलो Yes, हाँ। sir. तो थीटा इज इक्वल टू Yes, कितना sir. आ गया बेटा? y1 अपॉन डी। तो दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। बोलो हाँ। जी दोनों को Yes, इक्वल sir. कर दिया। इससे a की वैल्यू निकाल लो। a क्या होती है बेटा? दोनों स्लिट के Sir, बीच A- की दूरी, स्लिट विड्थ। यस सर। चलो a आ गया, डन। यस सर डन। चलो, अब अगला है, इसके बाद है पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम, देखो बेटा, जो अपने पास nth मिनिमम वाला पोजीशन हुआ करता था वो क्या होती थी? वो अपने पास हुआ करता था a साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये होता था। अब जो nth मिनिमम की पोजीशन ये हुआ करती थी। अब जो nth मैक्सिमम की पोजीशन होती है बेटा, वो होती है a साइन थीटा इक्वल टू
2n+1 2n+1 λ/2 ये होती है बेटा। तो 2 को अंदर कर दो, 2 को अंदर कर दो बेटा, है ना। हाँ ठीक है, 2 को अंदर कर दो बेटा। तो a sin थीटा इज इक्वल टू 2 को अंदर कर दोगे तो एरिना n+1/2 लैम्डा हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। हाँ सर। तो बेटा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू n+1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ n+1/2 इंटू λ/a होगा कि नहीं होगा। होगा सर। ओके, ये हो गया अपने Yes, sir, होगा। हाँ, इंटू λ/a, जैसे ऊपर अपन ने निकाला था साइन थीटा। अब देखो बेटा यहाँ में, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, n+1/2 λ/a। अब देखो जो साइन थीटा हुआ करता है वो कितना होता है बेटा, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू y/d हुआ करता है। तो बेटा यहाँ भी इसको y/d से कंपेयर कर दो, y/d। तो y/d इक्वल टू n+1/2 λ/a। तो बेटा d उछल करके ऊपर जाएगा, तो बोलो बन गया ये फॉर्मूला yn इक्वल टू n+1/2 λ/d/a। देखो यही है। यस सर। Yes, sir. ये किसका फॉर्मूला है बेटा, nth मैक्सिमम का। बच्चों कॉपी में बना लो, ये nth मैक्सिमम का फॉर्मूला, nth मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मूला। ऊपर वाला nth मिनिमम का था, ये nth मैक्सिमम का है। तो d उछल करके ऊपर चला गया, तो n+1/2 λ/d/a, d λ/a, जो भी लिखना हो लिख दो। लिखने के बाद बोलना यस। यस सर। ओके, लिख लिया रीना। Yes, sir. चलिए। लिख लिया। ओके बेटा, तो बस बेटा वैल्यू पुट कर दो n इक्वल टू 2, क्योंकि क्या बोल रहे हैं सेकेंड मैक्सिमम, तो n की जगह 2 पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। जी सर। ओके, अब बेटा ये हमसे कह रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ बताइए, कि सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ क्या होगी। देखो बेटा सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ क्या होती है, आप ध्यान से देखो। फ्रिंज में मैंने आपको बताया जो फ्रिंज बनता है वो यहाँ पे मिनिमम, ये मैक्सिमम, और यहाँ पे मिनिमम। तो बच्चों हमने यहाँ तक की जो निकाली थी, ध्यान से देखो यहाँ तक की हमने कितनी निकाली थी, यहाँ तक का मतलब ऊपर तक का जो हमने निकाला था, ये जो गैप निकाला था y1, ध्यान से देखो y कितना बना था, d λ/a आया था y की नहीं आया था, बताओ d λ/a। ये देखो y की वैल्यू y1 इक्वल टू d λ/a आया था कि नहीं आया था एरिना। Yes, sir. आया था। भाई यहाँ d ऊपर ले जाओ, हालांकि उस समय हमारे d काम का नहीं था तो मैंने ऐसा एडजस्ट नहीं किया था। तो y की वैल्यू d λ/a आई थी कि नहीं आई थी। यस सर। मतलब ऊपर भी d λ/a और नीचे भी d λ/a, तो टोटल विड्थ जो बनेगी वो बनेगी 2d λ/a। बनेगी कि नहीं बनेगी, बोला टोटल विड्थ। Yes, sir. तो बेटा सेंट्रल मैक्सिमम जो टोटल निकल के आएगा वो निकल करके आएगा 2d λ/a। अब आ गया समझ में कैसे आया। Yes, sir. आ गया। हाँ नोट कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी मिनिमम बनता है और यहाँ पे भी मिनिमम बनता है। मिनिमम तक की ऊपर तक की विड्थ कितनी होती है, d λ/a, और नीचे भी होती है d λ/a, तो ऐड हो गया तो बन गया 2d λ/a। ठीक है ना। Yes, sir, लिखिए। सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्क्रीन, जो दोनों तरफ मिनिमा बनेंगे फर्स्ट वाले, उनके बीच का सेपरेशन जो होगी वो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ बन जाएगी। क्लियर। Yes, sir. चलो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए रीना। अ बीम A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to the both the wavelength coincide?
The distance between the slits is 2 millimeter and the distance between the plane of the slit and the screen is 120 चलिए centimeter. कैपिटल डी दिया गया 120 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻² मीटर, और जो आपको स्लिट विड्थ दी गई है स्मॉल डी दी गई है बच्चों 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और आपको जो वेवलेंथ दी गई है 650 दी गई है और एक की 520 दी गई है। बच्चों यहाँ पे दो इंटरफेरेंस आपको मिलेंगे। कह रहा व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द बोथ वेव कॉन्साइड। कह रहा कि बताइए वो कंडीशन क्या होगी जहाँ पर दोनों के ब्राइट फ्रिंज आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। ओके, दोनों के ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेंगे मतलब दोनों ही वेव के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelength coincide, जहाँ पर coincide हो जाएंगे। चलिए भाई अच्छी बात है। देखिए बच्चों देखो अपने पास for least distance of coincide of fringes there must be a difference of 1 in order of λ1 and λ2. For least distance of coincidence of fringes there must be difference of 1 of order of λ1 and λ2. बच्चों कभी भी जब फ्रिंज मिलते हैं, ये वाली लाइन थोड़ी सी लर्निंग ही कह लो, आपको ये याद रख के जाना पड़ेगा कि जैसे कभी भी दो फ्रिंज मिलते हैं तो मिलने की कंडीशन ये होती है कि मान लो ये सेंट्रल पोजीशन है तो पहली पोजीशन, इस पोजीशन पर मान लो किसी फ्रिंज का, किसी सोर्स का थर्ड फ्रिंज बन रहा है और यहीं पर आ करके बैठ जाएगा चौथा फ्रिंज। हाँ, यहीं पर आ करके बैठ जाएगा चौथा फ्रिंज इसी के ऊपर। तो बच्चों केवल एक का गैप होता है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इन ऑर्डर टू λ1 एंड λ2 एज λ1 इज ग्रेटर देन λ2 देयरफॉर n1 इज लेस देन n2। λ1 λ2 की बात कर रहे हैं मतलब दो फ्रिंज है। देखो एक की वेवलेंथ है कितनी 650 और एक की वेवलेंथ है कितनी 520। एक की है 650 एक की है 520। तो बच्चों एक की 650 है एक की 540 है, तो जिस वाले की फ्रिंज की वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम नंबर पे आएगा और जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा नंबर पे आएगा। देखो तो λ1 की वेवलेंथ ज़्यादा है तो λ1 की पोजीशनिंग कम नंबर पे होगी और λ2 की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए λ2 की पोजीशनिंग ज़्यादा पे होगी। तो अगर आप n1 को n मान लेते हो तो n2 को क्या मान लोगे बच्चों n+1। चलिए तो n1 इक्वल टू n तो n2 को n+n मतलब कि फर्स्ट फ्रिंज की जो nth पोजीशन होगी λ1 वेव की वजह से वहीं पर जो λ2 के वेव का n+1 फ्रिंज आपको मिलेगा। बच्चों ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होती है n λd/d। ब्राइट फ्रिंज का nth फ्रिंज जो बनता है बच्चों वो बनता है yn इक्वल टू n λd/d। तो बच्चों यहाँ पे n d λ/d इक्वल टू n+1 d λ2/d। अब कुछ नहीं बच्चों यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दिया आपने, d से d हो गया कैंसिल, सॉल्व कर लिया बच्चों, n की वैल्यू आ गई 4 मतलब फोर्थ पोजीशन पर n के लिए आपका फोर्थ पोजीशन पर आपकी जो होगी लीस्ट डिस्टेंस रहेगी वहाँ पर आपको बनेगा फ्रिंज। तो बच्चों नोट कर लो लीस्ट डिस्टेंस y मिनिमम इक्वल टू n d λ1/d। आंसर आ गया 2.6 मिलीमीटर, 2.6 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये आ गया किसके लिए n के लिए। अब एक n है, ठीक है, n के लिए आ गया है, λ1 के लिए 2.6 आ गया। अब दूसरा वेवलेंथ जो है आपके पास है y मिनिमम इक्वल टू इतना, तो y मिनिमम आ गया। नाउ d, हाँ 650 नैनोमीटर ही तो लिया था। ओके, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिनिमम, ठीक है 1.5, दोनों को माइनस तो नहीं कर दिया। 2.1 650 नैनोमीटर 4 है, इसमें 1.2 कैपिटल डी
क्या हो रहा है इसमें? द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 2 mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन सेट स्क्रीन 120। ओके 120 तो दी गई है भाई, तो कैन एंड लैम्डा डी, एक बार यहाँ पे डी की वैल्यू 1 ले ली गई है, क्यों भाई? What is the least distance central maximum from the byte to? एरिना Yes, sir. देखिए यहाँ पे d की वैल्यू इन लोगों ने 1 ली है, दिख रहा है? Sir, क्यों? वही तो भाई, d की वैल्यू 1 ले ली है, कोई लॉजिक ही नहीं है d की वैल्यू 1 लेने का। हाँ ये बेटा गलत है, ये वाला पार्ट इसका है, Okay, sir. ये वाला पार्ट n इक्वल टू 4 तक सही है, फिर देखो ये वाला पार्ट Yes, सही है, sir. फिर ये वाला पार्ट सही है। Okay, sir. y मिनिमम इक्वल टू n लैम्डा d1 अपॉन d, ये सही है। चलो नोट कर लो इसको, करो एक बार कॉपी में बच्चों। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है श्रुति मानसी। सर वो मैं लेफ्ट हो गई थी, कॉल आ गया था तो सर इसलिए। चलो देखो, क्वेश्चन का कहना है कि बेटा दो फ्रिंजेस अलग अलग वेव की वजह से दो पैटर्न मिल रहे हैं। अब कह रहा है कि बताइए कहाँ की पोजीशन पर वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे, अपनी अपनी वेवलेंथ के सेम स्पॉट एक ही जगह पे बना देंगे। इनका ये कंडीशन कह रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। एक बीम, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 50 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. What is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both wavelength coincide? The distance between the slits is 2 meter and distance between the plane of the slit and screen is 120 सेंटीमीटर। चलिए तो बेटा मान लेते हैं फॉर लीस्ट, कंसेप्ट होता है इसका कि फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ फ्रिंजेस देयर मस्ट बी ए डिफरेंस ऑफ 1 इन ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो एक का डिफरेंस हुआ करता है, तो एज लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, सो n1 इज ग्रेटर देन, n1 इज लेस देन n2। क्योंकि लैम्डा 1 ज़्यादा है, लैम्डा 2 कम है, तो अपने पास देखिए जो ऑर्डर बनेंगे फ्रिंजेस के वो n1 के कम होंगे और n2 के ज़्यादा होंगे। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसको ज़्यादा नंबर मिलता है और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसको कम नंबर मिलता है। तो मतलब n1 का अगर nth पोजीशन होगा तो n2 वाले फ्रिंज का n+1 पोजीशन होगा। फिर भी दोनों फ्रिंजेस कोइंसाइड होंगे तो yn लैम्डा 1 के लिए और yn+1 मतलब n+1 पर सेकेंड फ्रिंज की पोजीशन लैम्डा 2 वेवलेंथ वाली और nth पोजीशन लैम्डा 1 वेवलेंथ वाली इक्वल होंगी। तो ये बेटा दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों इक्वल करने के बाद d से d कैंसिल हो गया, सॉल्व करके बेटा n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई है तो आप चाहे तो n की वैल्यू चाहे किसी में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, इस वाले पार्ट में, चाहे इस वाले पार्ट में, n की वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। श्रुति, एरिना क्लियर बेटा? आपको अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. Clear है। बेटा ये हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, समझ गए ना? ये आराम का मामला वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए एरिना। ड्रॉ Draw a schematic arrangement of Giger-Marson experiment for studying alpha particle scattering by a thin foil of gold. Describe briefly by drawing trajectories of the scattered alpha particles how this study can be used to estimate the size of the nucleus. ओके, पूरा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का पूरा डायग्राम और लेखा जोखा बनाना है और पूरी उसकी कथा कहानी जो होनी है वो लिखनी पड़ेगी और साथ में इम्पैक्ट वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। चलिए पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से मज़े के साथ पढ़ेंगे। चलो पढ़ो भाई एरिना। एट द सजेशन At the suggestion of Rutherford in 1911, H. Giger and E. Marson performed an
important experiment called Giga-Madsen experiment or Rutherford's scattering experiment, it consists of first, source of alpha particles. The radioactive source polonium emits high energetic alpha particles. Therefore, polonium is used as a source of alpha particles. This source is placed in an enclosure containing a hole and a few slits A1, A2, etc. are placed in front of the hole. This arrangement provides a fine beam of alpha particles. Thin gold foil. It is a gold foil of thickness nearly 10 to the power minus 6 meter. Alpha particles are scattered by this foil. The foil taken is thin to avoid multiple scattering of alpha particles, that is, to ensure that alpha particle be deflected by a single collision with a gold atom. Scintillation counter. By this, the number of alpha particles scattered in a given direction may be counted. The entire apparatus is placed in a vacuum chamber to prevent any energy loss of alpha particles due to their collisions with the air molecules. Method. When alpha particle beam falls on gold foil, the alpha particles are scattered due to collision with gold atoms. This scattering takes place in all possible directions. The number of alpha particles scattered in any direction is counted by scintillation counter. Observations and conclusions. First, most of alpha particles pass through the gold foil undeflected. This implies that most part of the atom is hollow. Second, alpha particles are scattered through all angles. Some alpha particles, nearly 1 in 2000, suffer scattering through angles more than 90 degrees, while a still smaller number, nearly 1 in 8,000, retrace their path. This implies that when fast moving positively charged alpha particles come near gold atom, then a few of them experience such a strong repulsive force that they turn back. On this basis, Rutherford concluded that the whole positive charge of atom is concentrated in a small central core called the nucleus. ये देखिए, ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक ना। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, बहुत ही कम पार्टिकल, 8000 में से एक जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं, और 2000 में से एक पार्टिकल जो होते हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल लेते हैं, बाकी के सारे पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। पढ़िए, द डिस्टेंस. The distance of closest approach of alpha particle gives the estimate of nuclear size. If Ze is the charge of nucleus, Ek kinetic energy of alpha particle, 2e charge on alpha particle, the size of nucleus R naught is given by Ek is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Ze 2e upon R naught. R naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2Ze square upon Ek. Calculations show that the size of nucleus is of the order 10 to the power minus 14 meter, while size of atom is of the order 10 to the power minus 10 meter. Therefore, the size of nucleus is about 10 to the power minus 14 upon 10 to the power minus 10 is equal to 1 to the power 10,000 times 1 upon 10,000 times the size of atom. Next. The negative charges electrons do not influence its scattering process. This implies that nearly whole mass of atom is concentrated in the nucleus. क्लियर हो गया बच्चों? सर ये फर्दर जो कंक्लूजन में वो एटम इज हॉलो वाला था वो क्या था? ये जो लास्ट में लिखा है? नहीं सर, ऊपर कंक्लूजन्स में फर्स्ट पार्ट. ओके, कैलकुलेशंस. सर कंक्लूड किया था ना उन्हें, कंक्लूजन. ओके, अच्छा. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो बिना डेविएटेड हुए निकल जाते हैं. बोलो हाँ. हाँ सर. इसका मतलब एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या है? खाली है, एम्प्टी स्पेस है. समझ में आया? ओके सर. एम्प्टी स्पेस है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एम्प्टी स्पेस कैसे है सर? अरे क्यों नहीं है भाई, एम्प्टी स्पेस ही तो है एटम का ज़्यादातर पार्ट बेटा. ये तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा ना कि खाली है. सर वो रीजन मतलब ये कैसे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाते हैं इस तरफ बेटा. मतलब 0 डिग्री एंगल में यहाँ पे स्क्रीन चमकती है.
मतलब बीच में कुछ Okay. नहीं था तभी तो निकल गए ना, बीच में कुछ होता तो रोकता। अच्छा, yes sir, yes sir. और Okay, 2000 जब पार्टिकल आपने अल्फा के भेजे तब कोई एक पार्टिकल चमका यहां जा करके, yes sir. समझ गए ना? हाँ 2000 sir. में से एक पार्टिकल चमका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir, clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। हाउ How is the focal length of spherical mirror affected when the wavelength of the light used is increased? मिरर, मिरर की बात कर रहे हैं वो भी फोकल लेंथ पे। आंसर पढ़ो बेटा। ए, Wavelength of light has no effect on focal length of a spherical mirror. कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1/f इक्वल टू केवल 1/v माइनस 1/u आता है। ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई प्रॉब्लम है, ना फोकल लेंथ का किसी और किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, केवल यू और वी के अकॉर्डिंग सेट होती है। चलिए सेकेंड पढ़िए बेटा। कॉन्वेक्स, A convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is the focal length in water? Refractive index of air water is equal to 1.33. Refractive index of air glass is equal to 1.5. ओके। तो दो पेयर ऑफ मीडिया दिए गए हैं आपको। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए फोकल लेंथ का है ना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो बेटा तो पहला पेयर बन जाएगा बेटा 1/ फोकल लेंथ इन एयर, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एयर माइनस 1, है ना। और दूसरा वाला जो लिक्विड ग्लास, पहला वाला है म्यू ग्लास, सॉरी, तो म्यू ग्लास माइनस 1। अब दूसरे वाले में 1/f किस में डाल दिया आपने, लिक्विड में। तो जो एयर जा रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, लिक्विड से लेके ग्लास, तो नीचे आएगा NL, ऊपर आएगा N ग्लास, और 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/r1 1/r2 सेम टू सेम थे, कैंसिल हो गए बेटा। बोलो यस और नो। Yes, sir. ओके। अब इसके बाद FL ऊपर चला जाएगा, FA नीचे आ जाएगा, फिर FA को क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर करके कर लोगे आंसर बच्चों। हाँ sir, कर लेंगे. डन। सर चलिए Done, sir. डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए अरीना। A network of resistors is connected to a 16-volt battery of internal resistance of 1 ohm as shown in the figure. Compute the equivalent resistance of the network. Obtain the voltage drops VAB and VCD. भाई VAB और VCD में आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। दो पैरेलल, 4 और 4 का पैरेलल 2 होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ सर फिर होगा. ये 1 होगा, और 2 और 6 का पैरेलल, 2 और 6 और 12 का पैरेलल, 12 6 72 और 12 6 18, 4 बच्चों ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 1 3 और 3 और 4 7 हो गया, तो 7 ओम और एक 8 ओम, तो 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। 16 वोल्ट की बैटरी है, मतलब V/8, 16/8 मतलब 2 एम्पियर की करंट चल पड़ी। बोलो बेटा हाँ या ना। हाँ सर. अब बेटा ये कितना खाया था, ये 2 हो गया था, 2 2 ज़ा 4, मतलब AB के क्रॉस जो वोल्टेज निकलेगा बेटा वो 4 वोल्ट निकलेगा। बोलो यस। यस सर. ओके, ये कितना निकला था, 12 6 72 और 72 डिवाइडेड बाई 12 6 18, 4 निकला था बेटा। ये 4 जाएगा मतलब इसमें 8 वोल्ट गिरेगा। बोलो यस। यस सर. हाँ, तो आंसर कितना आ गया 8 वोल्ट, और दूसरे में कितना आया है 4 वोल्ट। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर एक बार। ये देख लीजिए बेटा 4 वोल्ट 8 वोल्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर क्लियर. बेटा रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर टोटल कर लिया, फिर उसके बाद हो गया करंट निकाल करके बांट दिया, वोल्टेज बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा. चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए अरीना क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट ए। How is the electric field due to a charged parallel plate capacitor affected when a dielectric slab is inserted between the plates, fully occupying the intervening region? चलिए अगर फुल्ली ऑक्यूपाई कर देती है तो बताइए कि चार्ज जो है किस तरीके से इफेक्टेड होगा। चार्ज पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। चलो पढ़ो बेटा। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, Initial electric field between the plates. E naught is equal to sigma upon epsilon naught is equal to Q by A upon epsilon naught is equal to Q by A epsilon naught.
After introduction of dielectric, the permittivity of medium becomes K epsilon naught. So final electric field between the plates E is equal to Q by A, K epsilon naught is equal to E naught by K. That is, electric field reduces to 1 by K times. चलो क्लियर, 1/k टाइम्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस कर जाएगा। ओके, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़िए बेटा। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of parallel plate capacitor but has thickness 1 by 2d, where d is the separation between the plates. Find the expression for the capacitance when the slab is inserted between the plates. चलिए, जब स्लैब को प्लेट के बीच में इंसर्ट किया जाता है तो आपको बताना है कि कैपेसिटी क्या होगी। पढ़ो बेटा बी पॉइंट। कंसीडर, Consider a parallel plate capacitor, area of each plate being A, the separation between the plates being D. Let a dielectric slab of dielectric constant K and thickness D is greater than D T be is less placed than D, T thickness T is less than D be placed between the plates। हाँ,